तुम्हारा जो ये पेपर है जो शुरू करेंगे हम आज से, वो है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण की समझ। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण अलग अलग नामों से जानते हैं। एक नया टॉपिक है, मतलब पहले एमए के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में ग्लोबलाइजेशन का किसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक टॉपिक के रूप में तो पढ़ा लेते थे, लेकिन अलग से पेपर के रूप में इसको शामिल नहीं करते थे। लेकिन अब वैश्वीकरण का जो प्रोसेस है, ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो दुनिया में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब इसको अलग पेपर के रूप में भी शामिल किया जाता है, कई विषयों में पढ़ाया जाता है। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में ही नहीं, इकोनॉमिक्स में भी ग्लोबलाइजेशन को स्टडी किया जाता है। सोशोलॉजी में ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव देखा जाता है। पब्लिक एड में हर जगह इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आज हम दुनिया से जुड़े हुए हैं। आज हमारे सामने नई नई टेक्नोलॉजी है। आज अमेरिका में कोई घटना घटती है, हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं या वो हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन ने एक आम आदमी के जीवन को प्रभावित किया है। आज हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आज हमारा जो पहनावा है, आज हम जो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, इन सब का प्रभाव ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। हम हमारे जीवन को, हमारे सिर्फ आचार व्यवहार को ही नहीं, हमारे पहनावे को, हमारे खान पान को, हमारे सोचने विचारने के तरीके को, हर चीज़ को प्रभावित किया है ग्लोबलाइजेशन ने। तो इस ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है। हमारे जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए हैं, कल्चरल फील्ड में भी देखने को मिलता है। एक अलग तरह की कल्चर डेवलप हो रही है। जो हमारी ट्रेडिशनल कल्चर थी उससे अलग होते जा रहे हैं हम। एक वेस्टर्नाइजेशन का जो प्रभाव, जिसको वेस्टर्न कल्चर को हम कर रहे हैं। आज हम जीन्स पहनते हैं, धोती कुर्ता हमारा बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है ना। आज हम जो देसी खाना खाते थे उसकी वजह से हम पिज़्ज़ा बर्गर, जो कि हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम जैसे दुनिया से जुड़ गए हैं, और दुनिया से जुड़ने के बाद हमारी कल्चर भी जुड़ गई है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी उनसे जुड़ गया है, और हमारी इकोनॉमी भी उनसे जुड़ गई है। तो उस जुड़ने की वजह से उनका प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है। और ऐसा होता है कि जब दो कल्चर, दो सभ्यताएं, दो सोसाइटी जब आपस में जुड़ती हैं तो बराबर का प्रभाव नहीं पड़ता। जो ताकतवर होती है, जो डोमिनेंस होती है, उसका प्रभाव कमज़ोर पर ज़्यादा पड़ता है। कमज़ोर का प्रभाव ताकतवर पर कम होता है। इसी वजह से हम जुड़ रहे हैं, तो हमारा प्रभाव अमेरिका पर इतना नहीं है जितना अमेरिका का प्रभाव हमारे ऊपर है। वेस्टर्न कल्चर को हम इतना प्रभावित नहीं कर पा रहे जितना वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर को प्रभावित कर रही है। तो ये सब एक ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो इसलिए इस विषय को, इस टॉपिक को जानना हमारे लिए बड़ा ही इंटरेस्टेड होगा। समझने में हमें अच्छा लगेगा कि हमें ग्लोबलाइजेशन हमारे ऊपर क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। क्योंकि कोई एक नया प्रोसेस होता है तो उसके कुछ प्रभाव पॉजिटिव भी होते हैं और कुछ प्रभाव नेगेटिव भी होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करने से पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। हिंदी में इसको हम वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण दोनों ही शब्द यूज कर लेते हैं। एक किस्म से ग्लोबलाइजेशन को यदि हम दो शब्दों में तोड़ते हैं तो एक तो जैसे ग्लोब हो जाए और एक आइजेशन हो जाए, ग्लोबल और आइजेशन हो जाए। आइजेशन जो है, ग्लोबल तो वैश्विक हो गया, पूरी दुनिया को जो हम शामिल करते हैं उसमें, और आइजेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है।
प्रक्रिया किसी भी तरह की होती है। जैसे एक प्रक्रिया होती है भाई मॉडर्नाइजेशन, यानी कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब हम मॉडर्न होने की प्रक्रिया, द प्रोसेस टू बी मॉडर्न। सोशलाइजेशन है सोशल होने की प्रक्रिया, हम समाज के सामाजिक नियमों को सीखने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम? सोशलाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन यानी कि हम पश्चिमीकरण, यानी कि हम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हो रहे हैं। तो आइजेशन का मतलब एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस। तो ग्लोबलाइजेशन एक ग्लोबल प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें अचीव करनी है, ये प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होता। तो अगर हम इसको मीनिंग देखें इसका ग्लोबलाइजेशन का, तो एक ग्लोबल होने की प्रक्रिया है। ग्लोबल होने का क्या मतलब? एक का अगर इसको अपोजिट देखें, ग्लोबल का अपोजिट आप ले सकते हो लोकल। लोकल का अपोजिट ग्लोबल। लोकल का मतलब एक छोटे स्तर पर, ग्लोबल का मतलब वैश्विक स्तर पर। यानी कि मान लो कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, बनाया हमने, वो प्रोडक्ट सिर्फ हमारे शहर में बिक रहा है तो लोकल लेवल पर है। और जब हमारा प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिकने लग जाए तो ग्लोबल लेवल पर हो गया। मान लो किसी ने कोई ड्रामा किया, कोई कल्चर एक्टिविटी की, कोई भाई सॉन्ग कंपोज किया, अगर वो सॉन्ग मान लो कि दुनिया में दूर दूर तक वो सुना जाने लगे तो इसका मतलब उसका दायरा क्या हो गया? ग्लोबल हो गया। यानी कि मान लो कि वो कल्चर या वो संगीत लोकल से ग्लोबल हो गया। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब एक किस्म से जो लोकल इवेंट है, जो लोकल कल्चर है वो ग्लोबल हो रही है, यानी कि पूरी दुनिया में वो फैल रही है। तो इस प्रक्रिया को ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का अगर हम मीनिंग ले तो पूरी दुनिया आपस में जुड़ रही है, इंटरकनेक्टेड। दो शब्द है महत्वपूर्ण, पूरी दुनिया आपस में, एक तो इंटरकनेक्टेड हो रही है और दूसरा इंटरडिपेंडेंट हो रही है। यानी कि दुनिया आपस में जुड़ रही है, दो सभ्यताएं आपस में जुड़ रही हैं, दो सोसाइटी जुड़ रही हैं, दो देश आपस में जुड़ रहे हैं, एक देश के लोग दूसरे देश को व्यापारी आपस में जुड़ रहे हैं। तो एक इंटरकनेक्टेड दुनिया आपस में जुड़ रही है। और ये जुड़ने की वजह मुख्य रूप से जो साइंस ने जो तरक्की की है, जो टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट आई है, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, मोबाइल तकनीक, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये सब क्या है? इन्होंने लोगों को आपस में जोड़ दिया है। आज हम अमेरिका के साथ किन किन वजहों से जुड़े? अमेरिका इतनी दूर है, अगर मान लो कि यातायात के साधन नहीं होते, हवाई जहाज नहीं होता, समुद्री जहाज नहीं होता, तो वहाँ जा ही नहीं पाती, जुड़ ही नहीं पाती। दूसरा, हम जुड़े टेक्नोलॉजी की वजह से। यदि मोबाइल इंटरनेट नहीं होता तो अमेरिका में क्या घटना घट रही है हमें उसका पता ही नहीं चलता। हमें किससे पता चल रहा है? मोबाइल से, इंटरनेट से, तकनीक से पता चल रहा है। आज जो नई नई व्यवस्थाएं, जो नए नए तकनीक शुरू हुए, जैसे कि यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम है, यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम है, आप कहीं से पेटीएम से, गूगल पे से कहीं पर भी पे कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ? इससे हम पेमेंट कर सकते हैं। दूसरे से सामान खरीदना है, हमने वहाँ जाकर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपने फ़ोन से किया, पेमेंट किया और सामान मंगा लिया। आज इंटरनेट, अब हम दूसरी दुनिया में, यानी कि दूसरे देशों में क्या कल्चर डेवलप हो रही है ये पता चलता है। वहाँ के ड्रामा, वहाँ की पिक्चर, वहाँ के सीरियल जब हम देखते हैं, अब आज हमारे टीवी पर नेटफ्लिक्स आ गया है, अमेजन प्राइम आ गया है, उससे हम हॉलीवुड की मूवी या फिर वेस्टर्न किसी भी देश की मूवी या कोरिया की मूवी या चाइनीज़ मूवी, सारी मूवीज़ देख सकते हैं। इन मूवीज से क्या होता है? इन मूवीज से हमें उनकी कल्चर पता लगती है, क्योंकि सिनेमा एक आईना होता है समाज का, तो हमें उनकी कल्चर का पता चलता है। हम उनसे प्रभावित भी होते हैं, क्योंकि जब आप एक कल्चर के इंटैक्ट करोगे तो उसे प्रभावित भी होगे। तो आपस में हम जुड़ रहे हैं, और ये किस वजह से हो रहा है? तकनीक की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से।
जो टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में आ रही है और बढ़ रही है, और इसी ने ग्लोबलाइजेशन को शुरुआत की है। जो ग्लोबलाइजेशन शब्द यूज होने लगा, जो पॉपुलर होने लगा, ये 1980-90 के दशक में हुआ है। ये नहीं है कि दुनिया इससे पहले आपस में कोई जानता ही नहीं था किसी को। दुनिया पहले भी जुड़ी हुई थी, जानते थे आपस में, संबंध थे आपस में, लेकिन इतने गहरे संबंध, इतने ज़्यादा नहीं थे। जो संबंधों में जो स्पीड आई, जो रिलेशनशिप में जो बहुत ज़्यादा स्पीड आई, वो टेक्नोलॉजी की वजह से आई। आपस में व्यापार बढ़ने लगे, व्यापार के साथ साथ फिर जब व्यापार बढ़ेंगे तो कल्चर भी जुड़ेगी आपस में, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होगी एक जगह से दूसरी जगह पर, और उनको रेगुलेट करने के लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी बनेंगे। तो फिर हमें अब ग्लोबलाइजेशन हर फील्ड में देखने को मिलती है, पॉलिटिकल फील्ड में भी, इकोनॉमिक फील्ड में भी, टेक्नोलॉजी में भी, कल्चर में भी, हर जगह। तो अलग अलग डायमेंशन है, जो आपके सिलेबस का भी हिस्सा है। हम ग्लोबलाइजेशन के अलग अलग डायमेंशन पढ़ेंगे इसमें। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया, दुनिया के देशों की या सभी समाजों की आपस में जुड़ने की और आपस में एक दूसरे पर निर्भर होने का जो प्रोसेस चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? ग्लोबलाइजेशन। वो वैश्वीकरण है, वो प्रक्रिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हमारा देश ग्लोबलाइजेशन के संपर्क में कब आया, यानी कि हम दुनिया से जुड़ने कब शुरू हुए, जो ग्लोबलाइजेशन इसको कह सकते हैं। ऐसा नहीं हम दुनिया से बिल्कुल कटे हुए थे, लेकिन हमने इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया था, ग्लोबलाइजेशन को एज ए पॉलिसी इसको फॉलो नहीं किया था। हम ज़्यादा जुड़ना शुरू नहीं हुए थे। कब से जुड़ना शुरू हुए थे हम? 1991 से, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1990 के दशक से हम शुरू हुए, जब हमने एज ए पॉलिसी इसको फॉलो किया था। LPG जिसको नाम लेते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जब हमने इसको फॉलो किया, जब हमारे ऊपर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, तो जब वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने हमारे ऊपर कंडीशन लगा दी थी कि हम आपकी मदद जब करेंगे जब आप ये पॉलिसीज़ फॉलो करोगे ग्लोबलाइजेशन की, आप दुनिया से जुड़ोगे। पहले हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की पॉलिसी अपनाते थे, यानी कि जिस चीज़ को दूसरे देश से हमें खरीदने की ज़रूरत है, उसका हम उत्पादन क्यों न यहाँ यहीं पर करें। और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी है, उत्पादन वहाँ होना चाहिए जहाँ उत्पादन करना सस्ता हो, ताकि उत्पादन सस्ता हो और उसको फिर दूसरी जगह बेचो उसको। वहाँ उत्पादन नहीं करना चाहिए जहाँ रिसोर्सेज ना हो, जहाँ उत्पादन करना ही बहुत महंगा पड़ जाए। तो आप जो चीज़ आपको सस्ती मिल रही है दूर से, और आप खुद उसको यदि उत्पादित करते हो तो महंगी है, तो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी है आप वहाँ से खरीदो। आप खुद क्यों बनाओ उसको खुद, जब आप महंगा करते हो तो सस्ता नहीं बना सकते। तो ठीक है, पहले हमारी पॉलिसी इसके विपरीत थी। तो हमने ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, और चाइना जैसे देशों ने हमारे से 10-15 साल पहले ये पॉलिसी अपना ली थी, इसलिए चाइना की ग्रोथ ज़्यादा हुई। तो ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट कुछ पॉजिटिव भी रहे, कुछ नेगेटिव भी रहे हैं। ये प्रक्रिया चल पड़ी है और 1991 दशक के बाद बहुत ज़्यादा फैली है, क्योंकि उससे पहले एक और समस्या थी पॉलिटिकल लेवल पर। वो समस्या थी कोल्ड वॉर की। पहले कोल्ड वॉर चला हुआ था दुनिया में। कोल्ड वॉर पढ़ा हुआ? तुमने नहीं पढ़ा है? पढ़ा हुआ ना? 1945 से 1991 तक, यानी कि उस वक्त दुनिया दो हिस्सों में, दो गुटों में बट गई थी, और वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे दोनों गुट। तो जिस वजह से अगर आपस में दुश्मन हो गए तो आपस में सहयोग कैसे करेंगे। और ग्लोबलाइजेशन का तो विजन ये है कि सारे देश आपस में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। उनका ये मानना कि देश आपस में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और जितने देश आपस में ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही आपस में व्यापार बढ़ेगा, उतना ही आपस में सहयोग बढ़ेगा, और उतना ही देशों में समृद्धि आएगी। लेकिन यहाँ पर भी समृद्धि की प्रोस्पेरिटी वही बात है, जब दो देश आपस में जुड़ते हैं, मान लो इकोनॉमी उनकी आपस में जुड़ती हैं, व्यापार में, ट्रेड में आपस में जुड़ते हैं, तो फ़ायदा हमेशा उसको ज़्यादा होता है जो अमीर होता है, जो ताकतवर होता है। तो ग्लोबलाइजेशन का भी यही है, जो जुड़ रहे हैं इकोनॉमिकली भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा
प्रभाव इकोनॉमी पर पड़ता है। और शुरुआत ही ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस की इकोनॉमिक फील्ड से हुई थी। सबसे पहले मार्केट जुड़नी शुरू हुई थी, सबसे पहले व्यापार बढ़ाना शुरू हुआ था। और आज भी सबसे ज़्यादा जोर खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमीर देश, उनका इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पर ही ज़्यादा जोर है, क्योंकि वो व्यापार ज़्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि व्यापार में उनको ज़्यादा मुनाफा है। और ग्लोबलाइजेशन होने का मतलब ये है कि आप अपनी मार्केट को खोलोगे वर्ल्ड के प्रोडक्ट के लिए। दुनिया में किसी का सामान आए, आप अपनी मार्केट उसको नहीं रोकोगे। और जो अमीर देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके पास उत्पादन ज़्यादा, क्योंकि उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छा पैसा है, वो ज़्यादा उत्पादन करते हैं। उनको ज़रूरत किस चीज़ की? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको मार्केट की, जहाँ उनका सामान बिक सके। सामान है उनके पास, अच्छा सामान है, अच्छी क्वालिटी का है। अब अपने देश में तो इतना नहीं बिक सकता भाई, लिमिटेड लोग हैं तो इतना ही खरीदेंगे भाई। एक तो 20 करोड़ लोगों में बेचे, 500 करोड़ लोगों में बेचा जाए सामान, तो फर्क है। तो और मार्केट सबसे बड़ी है जहाँ आबादी ज़्यादा है, और आबादी डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा है। जो तीसरी दुनिया देश या डेवलपिंग कंट्री, उनमें आबादी ज़्यादा है। अब फ़ोन है, अब इस मार्केट में तो सीधे 100 करोड़ उपभोक्ता एक साथ मिल जाएंगे, 100 करोड़ फ़ोन कंज्यूमर एक साथ मिल जाएंगे। अब अमेरिका की तो अपनी आबादी कुल 20-25 करोड़ है, और की तो किसी की 2 करोड़, किसी 3 करोड़। चाइना की आबादी, भारत की आबादी, तो उनको चाहिए मार्केट जहां अपना सामान खपा सके। इसलिए सबसे ज़्यादा जोर देते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पर या मार्केट खोलने पर। ठीक है, तो इसके एस्पेक्ट पढ़ेंगे, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट रहे, नेगेटिव रहे हैं, वो हम देखेंगे। पहले इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं ग्लोबलाइजेशन की, और ग्लोबलाइजेशन का एक डेफिनेशन देख लेते हैं। एक डेफिनेशन जो अच्छी, एक इफेक्टिव डेफिनेशन है, वो तो कई विचारकों की है, लेकिन एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट हुए एंथनी गिडन्स, क्योंकि सोशियोलॉजी में भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसने समाज को भी बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोशल चेंज लेकर आने में एक महत्वपूर्ण भूमिका ग्लोबलाइजेशन की निभाई है। तो सोशियोलॉजी का भी एक बड़ा ही प्रभावशाली टॉपिक है ये। तो उसने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशंस, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो सोशल रिलेशन है, सामाजिक संबंध है, उनमें एक गहनता आना, यानी कि सामाजिक संबंधों को बढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा। विच लिंक डिस्टेंट लोकेलिटी, जिसकी वजह से डिस्टेंट लोकेलिटी, जो दूर लोकेलिटी है या दूर समाज, दूर व्यक्ति हैं, वहाँ कोई घटना घटती है, उससे लोकल लेवल पर हम प्रभावित होते हैं। और इसका वाइस वर्सा, यहाँ कोई घटना घटती है तो दूर कोई सोसाइटी प्रभावित होती है। यानी कि उसने ग्लोबलाइजेशन को इस तरह से डिफाइन किया है, एक संबंध इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में, इतने ज़्यादा संबंध गहन हो जाते हैं कि एक लोकल लेवल पर होने वाली घटना ग्लोबल लेवल पर घटनाओं को प्रभावित करती है, और ग्लोबल लेवल पर होने वाली घटना लोकल लेवल पर प्रभावित करती है। ठीक है ना? तो ये एक डेफिनेशन जो उसने एंथनी गिडन्स ने दी है। अब ग्लोबलाइजेशन का मैंने बता दिया, कोई नई चीज़ तो है नहीं, भी पहले भी थी, लेकिन पहले इतनी गहनता नहीं थी। पहले जुड़ने का इतने गहरे रूप से हम नहीं जुड़े थे, और जुड़े थे तो इतना प्रभाव नहीं था। मुख्य रूप से अगर ग्लोबलाइजेशन थोड़ा बहुत जो आज के संदर्भ में देखें, तो आज के संदर्भ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक संगठन बनाया गया। कौन सा संगठन था? यूएनओ। यूएनओ का मुख्य मकसद था भाई सारी दुनिया के देशों को आपस में जोड़ना, एक ग्लोबल गवर्नेंस डेवलप करना, देशों के बीच में शांति बनाए रखना, या देशों के बीच में आपस में कोऑपरेशन बढ़ाना, सहयोग बढ़ाना, ये मुख्य उद्देश्य था। तो इसके बहुत सारे स्पेशलाइज एजेंसी हैं जिनका कुछ काम इकोनॉमिक फील्ड में भी सहयोग बढ़ाना था। और इकोनॉमिक फील्ड में देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने वाली जो 2 मुख्य संस्थाएं थी, IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
या हिंदी में बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और वर्ल्ड बैंक, वैसे वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है, मतलब 4 बैंकों का एक समूह है। पहले 2 थे, फिर बाद में और जुड़ गए, तो 4 अलग अलग बैंकों का एक समूह है। उसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जानते हैं। इन्हीं में एक बैंक है जिसको बोलते हैं IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उस बैंक को ही हम आम बोलचाल में वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। तो सामान्यतः IBRD इसका वैसे तो ऑथोराइज्ड जो नेम है, लेकिन हम इसको वर्ल्ड बैंक के रूप में। ये 2 संस्थाएं हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक फील्ड में देशों में सहयोग बढ़ाने का काम करती थी। उनको आर्थिक मदद देती थी, बैलेंस शीट उनकी बिगड़ जाती थी उसको सुधारने में मदद देती थी, लोन देती थी, और ये मदद करने के साथ साथ फिर उनको रेगुलेट भी करना शुरू करती थी। उनको ये भी कहती थी ये पॉलिसी फॉलो करो आप ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इन पर डोमिनेंस हमेशा रहा है और आज भी है वेस्टर्न कंट्रीज का। वेस्टर्न कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है, मुख्य रूप से इसमें पश्चिमी यूरोप के देश और अमेरिका, और डेवलप्ड कंट्री में एक जापान। ये देश डेवलप्ड कंट्री, जिसको आप कह सकते हो जो G7 का नाम सुना आपने, ग्रुप 7, जिसमें 7 दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है। ग्लोबलाइजेशन इन्होंने इन पर कब्जा है, और ये आर्थिक व्यवस्था को, आर्थिक इकोनॉमिक सिस्टम को अपने कंट्रोल में लिए हुए पूरी दुनिया के अपने अनुसार चलाते हैं, इनका दबदबा है। और इन्होंने ही ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू किया है। निश्चित रूप से इन्होंने शुरू किया तो इनका फायदा होगा, उस प्रोसेस में इनको ज़्यादा फायदा होगा, तभी तो बार बार जोर देते सभी देशों को कि आप ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करो, लिबरलाइजेशन को फॉलो करो, क्योंकि इनमें उनका ज़्यादा फायदा। हालांकि फ़ायदा दूसरे देशों का भी हो रहा है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रभाव देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है वो देखता है कि ये एक किस्म से अमीर देश गरीबों का शोषण करते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि बड़े देशों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, MNC का नाम सुना आपने? MNCs क्या होती हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है कि एक देश की GDP से भी ज़्यादा टर्नओवर एक कंपनी का हो जाता है, और इतनी प्रभावशाली देश की नीतियों को प्रभावित कर देती है। उस देश की गवर्नमेंट पर अपना पूरा कंट्रोल कर लेती है, भाई ऐसे पॉलिसी भी बदलवा देती हैं उसकी, जैसे भाई अमेजन हुई, जैसे एप्पल हुई, जैसे भी सोनी हुई, जैसे सैमसंग हुई, बड़ी बड़ी कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, कार की कंपनियां, कपड़ों की, जूतों की, ये बड़े बड़े ब्रांड हैं। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम इन ब्रांडों को जान गए हैं। अभी ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव तो है, हम एडिडास के जूते लेते हैं, हम भाई सैमसंग का या फिर एप्पल का फ़ोन खरीदते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव से तो है, उसके प्रभाव इतना ज़्यादा हो चुका है। तो ये संस्था बनी एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो इससे दुनिया जुड़नी वहाँ से शुरू हो गई थी मुख्य रूप से, और इकोनॉमिक फील्ड में आपस में सहयोग बढ़ाना शुरू किया। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बने, और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बने, और व्यापार में एक और ऑर्गेनाइजेशन बना बाद में आकर 1995 में, कौन सा था? WTO। अलग से भी ये टॉपिक है एक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया में व्यापार के नियम यही निर्धारित करता है, और सभी के लिए बाध्यकारी है, और कोई भी इसके खिलाफ नहीं जाता, खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। अमेरिका जैसा देश जा सकता, बहुत ताकतवर देश है, बाकी हमारे जैसे देश की हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ जाने की। क्यों? क्योंकि फिर हम आज क्या है, आज ज़्यादातर इकोनॉमी जो है वो इतनी ज़्यादा जुड़ गई आपस में, यदि हम किसी का व्यापार रोकते हैं अपने देश में आने से, और WTO ने प्रतिबंध लगा दे, हमारा भी सामान कहीं नहीं जाएगा, तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आज दुनिया की इकोनॉमी जुड़ी हुई है। आज एक देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो पूरी दुनिया में उसका प्रभाव पड़ता है, और खासकर ताकतवर देशों में, बड़ी इकोनॉमी में। यदि अमेरिका में क्राइसिस कोई आ गया तो अमेरिका से ज़्यादा चिंता दुनिया के और देशों को हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमी उनके साथ डूबेगी, आपस में इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट या जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इतना ज़्यादा एक दूसरे देश में पैसा लगाया हुआ है देशों ने कि वो भी आपस में डूबे।
तो आपस में जुड़े हुए हैं। ये शुरुआत पहले से हो गई थी, 90 के दशक से ये बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक, बात है यहाँ तक समझ में ग्लोबलाइजेशन क्या है समझेंगे भी, और भी बात इसको। अब ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग हो गया, ग्लोबलाइजेशन कैसे आया, किस वजह से आई, थोड़ी थोड़ी समझ विकसित हो गई होगी तुम्हारी। अब है इसकी फीचर्स क्या क्या है ग्लोबलाइजेशन की, क्योंकि फीचर से भी क्लियर होगा भी और क्या है ये ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो सबसे पहली फीचर्स है जो मैंने बताया था इकोनॉमिक फील्ड में सबसे ज़्यादा होती है, वो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आर्थिक रूप से बाजारों का जुड़ना। आज हमारे बाजार में वो सामान देखने को मिलता है जो अमेरिका में हुआ, चीन में जिसका उत्पादन हुआ, या कोरिया में हुआ, या दुनिया में कहीं भी जिसका उत्पादन हुआ है, देखने को मिलता है कि नहीं मिलता में। आज हमारे पहले 1990 से पहले ऐसी पोजीशन थी कि हमारे में तो इंडियन सामान ही मिलता था भाई, बाहर का सामान आता ही नहीं था, ज़्यादातर बहुत कम सामान आता था। कम इसलिए आता था, हम इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी ज़्यादा लगा देते थे, उस सामान की कीमत इतनी ज़्यादा होती थी, कोई खरीदता नहीं था। तो आज आप मार्केट में चले जाओ, आपको फ़ोन के इतने ब्रांड मिल जाएंगे, आपको जूतों के इतने ब्रांड मिल जाएंगे, और वो सारे ब्रांड ज़्यादातर विदेशी होंगे, दूसरे देशों के होंगे। गाड़ी लेने चले जाओ, कोई स्कूटर लेने चले जाओ, उसमें भी बहुत सारे ब्रांड आपको विदेशी मिल जाते हैं। तो ये जो ब्रांड हुआ, तो सबसे पहले मार्केट जुड़ गई है। सबसे पहली विशेषता क्या है इसकी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यानी कि आज बाजार जुड़ गए हैं। यदि इस वजह से अगर एक कंपनी का सामान दुनिया के कई बाजारों में एक बाजार तहस नहस हो गया, तो उसका प्रभाव उस कंपनी पर भी पड़ेगा। तो आज इसके साथ साथ बाजार जुड़ गए हैं। एक कंपनियों ने अब इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया दूसरी जगह पर, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI बोलते हैं। अब क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक फील्ड में, मान लो कि एप्पल कंपनी अमेरिका की कंपनी है, फ़ोन बनाती है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत मुनाफा होता है कंपनी को। अब उसने फ़ोन बेचने हैं, फ़ोन उसके मार्केट में इंडिया में भी बहुत डिमांड है, चाइना में भी, दुनिया में हर जगह डिमांड हो गई। अब उसने अपने प्लांट लगा दिया इंडिया में। उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके कई फ़ायदे हैं उसको। यहाँ ज़मीन सस्ती मिलेगी अमेरिका से, लेबर सस्ती मिलेगी यहाँ अमेरिका से, यहाँ टैक्स कम लगेंगे अमेरिका से, और सामान यहाँ से यहाँ बेच देंगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगेगी। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जहाँ जहाँ मार्केट हो, जहाँ उनको प्लांट लगाने की फैसिलिटी मिलेगी, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, तो उन्होंने वहीं प्लांट लगा दिया। तो इससे आउटसोर्सिंग मतलब बाहर प्लांट लगाने लगे। तो इससे कंपनी मल्टीनेशनल हो गई। पहले एक जगह उत्पादन करती थी, हर जगह बेचती थी, अब कंपनी उत्पादन भी हर जगह करने लगी। अब आप देखते हो कि जितने भी ज़्यादातर सामान मिलते हैं उस पर या तो मेड इन चाइना मिलता है या मेड इन इंडिया मिलता है बहुत ज़्यादा। क्यों? सामान तो वो एप्पल के हैं, कंपनी तो अमेरिका की हो गई, या सैमसंग कंपनी कोरिया की हो गई, लेकिन सामान कहाँ बनता है उसका, इंडिया में या चाइना में, क्योंकि यहाँ पर लेबर सस्ती है। इससे एक फ़ायदा, इससे फ़ायदा नुकसान दोनों चीज़ हो रही हैं। फ़ायदा तो ये हो रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल रहा है। यहाँ प्लांट लगेगा, प्लांट में तो रोज़गार बाहर से थोड़ी आएंगे, अमेरिका से एम्प्लॉय तो यहाँ आएंगे नहीं, आएंगे तो टॉप के कुछ आएंगे जो बहुत टॉप के अधिकारी हैं, बाकी तो सारा जो स्टाफ होगा वो यहीं से होगा। अब एक प्लांट लगता है, उसके आसपास कई सहायक गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं। वो लोग यहाँ काम करेंगे तो यहाँ खाएंगे भी, तो खाने पीने की दुकान खुल जाती हैं। वो लोग यहाँ पर रहेंगे तो निवास स्थान मकान यहीं पे लेना पड़ेगा उनको, ठीक है ना, और यहाँ रहेंगे तो इसी मार्केट से सामान खरीदेंगे तो और दुकान चलेंगी। तो इससे रोजगार बढ़ता है कई तरह का। लेकिन दूसरी तरफ जब मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती है मार्केट में, तो छोटी कंपनियां बाहर हो जाती हैं। नुकसान ये भी तो है ना। तो हमारी जैसे देश की जो छोटे दुकानदार है, छोटी कंपनियां हैं, वो कंपनियां जो हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर पाती और उसको धीरे धीरे बाहर कर देती है। अब जैसे टीवी की कंपनी आ गई, पहले वीडियोकॉन, ओनिडा, इंडिया ब्रांड बिकते थे, अब सैमसंग, सोनी वगैरह ये अच्छे अच्छे ब्रांड आ गए, LG, तो वो ब्रांड कहाँ बिकते हैं, कम हो गए। तो इससे जो देश के उद्योग धंधे हैं वो उद्योगपति उन पर नुकसान भी पहुँचता है। अब
जूतों में एडिडास के ब्रांड आने के बाद जो पहले जूते पहनते थे उन लोगों ने बंद कर दिए, क्योंकि मार्केट में टिकने के लिए तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और कीमत कम होनी चाहिए। मार्केट में तो ग्राहक तो दो ही चीज़ें तो देखता है भाई, कीमत कम हो और क्वालिटी अच्छी हो, चाहे किसी भी देश का हो, उससे इससे थोड़ी फर्क पड़ता है। कई बार देशभक्ति की भावना जगा के कह देते देसी सामान खरीदो, मतलब स्वदेशी सामान खरीदो, तो एक ग्राहक 2 दिन 4 दिन तो खरीद लेगा जोश में आकर देशभक्ति में, लेकिन तीसरे दिन ये देखे तो नुकसान है भाई मैं नुकसान क्यों खरीदूँ, मैं घटिया सामान क्यों खरीदूँ, तो ज़्यादा चल नहीं पाता। थोड़े दिन प्रभाव रहता है लेकिन ज़्यादा प्रभाव सरकार कहती है वो, लेकिन हो नहीं पाता ऐसा। तो इस वजह से हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जुड़ गई है, निवेश की वजह से भी और बाजार की वजह से भी। आज हम सारी चीज़ें कहीं पर कोई भी सामान खरीद लो, और 1-2 सामान तो ऐसा है जो आप दुनिया अपने देश के किसी भी रिमोट एरिया में चले जाओ, चाहे पहाड़ों की चोटी पे चले जाओ, चाहे रेगिस्तान में चले जाओ, 2 चीज़ हर जगह मिलती है। कौन कौन सी? चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स मिलती ना हर जगह। कहीं चले जाओ वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगी आपको, पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट जो भी है ये, और चिप्स के पैकेट मिलेंगे, मैगी भी मिलती है। तो ये 3-4 चीज़ तो ऐसी होगी ना। चाहे किसी भी पुराने मतलब पिछड़े से पिछड़े गांव में चले जाओ, वहाँ भी जो स्टॉल लगे मिलेगा, ये 2 चीज़ तो रखे ही मिलेगा। तो ये मार्केट फैल गई। अब देखो भाई कोका कोला का कितना ब्रांड फैल चुका है, कितनी दूर तक जा चुका है, हर एरिया में जा चुका है। तो उन्होंने फिर और चीज़ों को मार्केट से हटा दिया, हर जगह वो मिलती हैं। तो पहला तो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया, मार्केट आपस में जुड़ गई है, आपस में एक मार्केट में सारा सामान हमें देखने को मिलता है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर हो रहा है। अब एक टेक्नोलॉजी कहीं डेवलप हुई, टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी, तकनीक, कोई तकनीक कहीं पर आई, में मोबाइल तकनीक आई, एक देश में तो नहीं रही, बहुत जल्दी फैल गई सारी दुनिया में। इंटरनेट की टेक्नोलॉजी आई, सारी दुनिया में फैल गई। आज AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरी दुनिया में फैल रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन में एक विशेषता ये भी है कि तकनीक का ट्रांसफर बहुत तेजी से हो रहा है। एक देश में कोई चीज तकनीक आ गई और बहुत जल्दी पूरी दुनिया में फैल जाती है, और इस टेक्नोलॉजी दोनों ही काम करते हैं। तो टेक्नोलॉजी फैल रही है, इसकी विशेषता है, और एक टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया और ज़्यादा बढ़ रही है तकनीक की वजह से। तो दोनों काम करते हैं, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल ट्रेड हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ई गवर्नेंस हो गई, ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से हैं। जूम, ये जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूट्यूब, ये भी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, आप एक क्लास रिकॉर्ड करते हो, कभी भी सुन सकते हो। अमेरिका में किसी ने लेक्चर दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, आप अमेरिका के प्रोफेसर का लेक्चर यहाँ सुन सकते हो। यहाँ के किसी टीचर का लेक्चर किसी दूर देहात में सुना जा सकता है, दूसरे देश में सुना जा सकता है। तो इससे नॉलेज भी टेक्नोलॉजी की वजह से फैल रही है। आजकल कई यूनिवर्सिटियों ने तो ऐसा कर दिया है, जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ज्ञान को फैला रही है। वो क्या कर रही हैं, अपनी क्लास रिकॉर्ड करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की और उनको पब्लिक डोमेन पर डाल देते हैं। भाई कोई भी देखो, कोई भी सुनो, भाई नॉलेज कोई भी प्राप्त करो, उसमें उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो गूगल मीट, भाई आप लाइव क्लास, लाइव मीटिंग ले सकते हो, लाइव क्लास भी लेते हैं ना, यूट्यूब पे भी लाइव क्लास या और इस पे भी लाइव क्लास ली जा सकती है। चैट GPT ने तो और भी नए चमत्कार करने लग रही है बिल्कुल, इससे तो टेक्नोलॉजी और बहुत आगे बढ़ रही है। तो ये टेक्नोलॉजी रूप से हम कनेक्ट हो रहे हैं। टाइम देखो, ज़्यादा तो नहीं हो गया चलो अभी है टाइम 10-15 मिनट। तो तीसरा जो विशेषता है वो है कल्चरल एक्सचेंज और हाइब्रिडाइजेशन। कल्चरल एक्सचेंज, या इसको हम कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन।
इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में तो वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, एक देश का प्रोडक्ट दूसरे देश की मार्केट में जा रहा है। कल्चरल एक्सचेंज में एक देश की कल्चर दूसरे देश में जा रही है, यानी कि लोगों की संस्कृति आपस में जुड़ रही है। अब कल्चर किसको बोल रहे आप? वैसे कल्चर होता है जो हमारा रहना सहना खाना पीना सोचना विचारने का जो तरीका है, वो सब हमारी कल्चर है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस तरह के रीति रिवाजों को मनाते हैं, वो सब हमारी कल्चर का हिस्सा है। तो अब आप देख रहे होंगे कि कल्चर में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, यानी कि हम अपनी कल्चर को और दूसरी कल्चर को मिक्स कर रहे हैं। अब हम फेस्टिवल मनाना शुरू कर दिया हमने, उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन हो गया, कुछ हमारी लोकल कल्चर को और कुछ दूसरे देश की कल्चर को। कुछ ऐसे त्यौहार थे जो हमारे नहीं थे, जैसे कौन कौन से ये क्रिसमस और को कौन से मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हो, क्या नाम लेते इसको, वैलेंटाइन डे वगैरह, ये तो नहीं थे ना हमारी कल्चर में, लेकिन अब इनको हम मनाने लग गए। और हमारा जो है पहनावे में भी, हमारा पहनावे में परिवर्तन आ गया, हमारा रहन सहन में परिवर्तन आ गया। हमारी तो संस्कृति ये थी भाई शाम को जल्दी भोजन करना और जल्दी खा के सो जाना, जल्दी उठना। लेकिन हम क्या वेस्टर्न कल्चर क्या प्रभाव में, हम रात को लेट भोजन करते हैं, लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। खाने पीने में हमारा खाना था भाई सुबह शाम, सुबह भरपेट भोजन करना, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में सुबह नाश्ता करना, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा लेना, दिन में खाना, ये था ना। तो ये सब हमारी हर चीज़ में हमारा प्रभाव कल्चर का हो गया। और ज़्यादा प्रभाव जैसे कि मैंने बताया है वो वेस्टर्न कल्चर का हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। एक किस्म से वेस्टर्न कल्चर और ओरिएंट कल्चर, यानी कि हमारी इंडियन कल्चर को हम देखें, दोनों आपस में जो जुड़ रही हैं। हालांकि हमारा प्रभाव भी हम देखते हैं वहाँ पर है भी, जैसे योगा वगैरह करने की जो बात है, सूर्य नमस्कार, जो कई ऐसी चीज़ एक्टिविटी जो हमारी कल्चर है, जो उनको भी अच्छी लग रही है और उनको भी प्रभावित कर रही है, लेकिन उनकी कल्चर हमारे को ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो इससे क्या हो गया, एक कल्चर हाइब्रिडाइजेशन आ गया, यानी कि मिक्स कल्चर, कुछ इंडियन कुछ वेस्टर्न, आदि हमने अपनी कर लिया, आदि तो होते हैं ना, जब दो चीज़ मिलती हैं तो एक हाइब्रिड होता है, एक नई नस्ल तैयार होती है, तो एक नई नस्ल तैयार होगी। जैसे आज भी हम ना तो पूरी तरह से इंडियन बनते और ना पूरी तरह से वेस्टर्न बनते, कुछ चीज़ें उसकी अपना ली, कुछ चीज़ें अपनी अपना ली। तो एक हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंज हो रही है, संस्कृति आपस में बदल रही है, एक दूसरे को हम प्रभावित कर रहे हैं और इससे एक नई संस्कृति भी डेवलप हो रही है। और इससे एक और कॉन्सेप्ट फिर हमारी पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में शुरू होता है कल्चरल आइडेंटिटी का, यानी कि सांस्कृतिक पहचान। कई लोगों को ये खतरा है, कई लोग इस बात की आवाज़ उठाते हैं कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, जैसे हिंदू संगठन वाले या आरएसएस वाले कई बार कहते हैं ना इस बात को, ये बीजेपी सरकार भी इस बात पर जोर देती है कि हमने अपनी कल्चर को बचाना, क्योंकि हमारी कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रही है, हम धीरे धीरे दूसरी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, अपनी कल्चर को छोड़ रहे, इस तरह तो हमारी पहचान मिट जाएगी एक दिन। तो इस तरह एक कॉन्सेप्ट और भी है कल्चरल आइडेंटिटी का, अपनी संस्कृति की पहचान को बनाए रखना। तो ये समस्या कल्चरल एक्सचेंज की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, या हम एक शब्द और यूज कर सकते हैं वेस्टर्नाइजेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर का ज़्यादा डोमिनेंस हो रहा है। शुरू से अंग्रेज आए तभी से शुरू हो गया था, आज भी हम अंग्रेजी भाषा को रॉयल मानते हैं, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, उनके पहनावे को हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं। मैं कोट पैंट आज देखते होगे आप, गर्मियों में भी लोग कोट पहनने लगे ना, जबकि ये गर्मियों में तो कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि हालांकि उनके वहाँ पहनते हुए, क्योंकि वहाँ हमेशा ठंडा मौसम रहता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो इसमें तो कोट पहनना तो एक किस्म से बिल्कुल नकल करना होगा उस कल्चर की, लेकिन हम करते हैं। तो ये वेस्टर्नाइजेशन का प्रभाव, ये डोमिनेंस है। तो दूसरा तीसरा हो गया कल्चरल एक्सचेंज का।
अगला है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल गवर्नेंस। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल गवर्नेंस। ये हमारा इकोनॉमिक फील्ड में तो है, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में भी देख लिया हमने, कल्चरल फील्ड में भी देख लिया, अब पॉलिटिकल फील्ड में भी तो ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, इसमें तो है। यानी कि हमारी सरकारें भी आपस में जुड़ रही हैं। कैसे जुड़ रही हैं भाई? एक तो जैसे यूएनओ बना दिया, कॉमन संगठन बना दिया, हमने कई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, जैसे भारत ने सार्क के साथ जुड़ गया, ब्रिक्स के साथ जुड़ गया, या फिर जो है शंघाई कोऑपरेशन के साथ जुड़ गया। यूरोपियन देशों ने अपनी यूरोपियन यूनियन बना रखी है, बहुत बड़ा संगठन बना रखा है, और अफ्रीकन देशों ने अफ्रीकन यूनियन बना रखी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संगठन बन गया, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये देश की पॉलिसीज को प्रभावित करते हैं। यानी कि हम जो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं वो इंटरनेशनल ट्रीटी जो हमने साइन कर रखी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रिंसिपल हैं जो हम फॉलो करते हैं, तो हम उनके अनुसार अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाते हैं। और देश आपस में अब उतने ज़्यादा, अब जो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इससे एक कॉन्सेप्ट और उभर रहा है पॉलिटिकल साइंस में, वो ये है कि जो एक देश जो सॉवरेनिटी होती थी, हर एक देश जो संप्रभु माना जाता था, अपने आप में सर्वोच्च है, सॉवरेन कंट्रीज हर एक देश अपने आप को मानता है, वो सॉवरेनिटी को भी खतरा हो रहा है। क्योंकि जब हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात मानना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब हमारी सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज हो रही है, कम हो रही है। तो एक विशेषता जो है वो ये है कि पॉलिटिकल फील्ड में भी नए नए ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, यूरोपियन यूनियन, जैसे मैंने बताया। कई क्षेत्रों में देश मिलकर, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, या वे इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर, या ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर देश आपस में मिलकर काम करते हैं। तो ग्लोबल गवर्नेंस यानी कि एक तो होती है नेशनल गवर्नेंस जो देश में सरकार चलती है, ये किस तरह से भी डेवलप हो रही है कि ग्लोबल लेवल पर भी सरकार बन रही है, चल रही है, और कुछ हद तक यूएनओ के माध्यम से वो काम हो रहा है। ठीक है, तो ये आज खत्म करते हैं, आज पूरा नहीं होगा, इसको बाकी कल पूरा। क्या प्रॉपर डेफिनेशन एंथोनी गिडेंस की दे सकते हो आप, ये और एक किताबें पढ़ो ना, 2-4 डेफिनेशन होंगे, उनको पढ़ के देखो, अपनी तरफ से आप बनाओ। ग्लोबलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिससे दुनिया के देश आपस में हर एक क्षेत्रों में, कल्चरल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फील्ड में आपस में एक दूसरे पर इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और एक दूसरे पर निर्भर हो रहे हैं। तो इस जैसे 1990s में जब इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाने की क्यों सोची थी? वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ इसलिए सोची थी कि एक तो मजबूरी हो गई थी, उस टाइम पर ऐसा हो गया था, उस टाइम पर हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं रहा, यानी कि हमारी इकोनॉमी बहुत कमज़ोर हो गई थी, हमारा बहुत घाटे में चली गई थी। सरकार ने क्या कर रखा था, सरकार ने ये कर रखा था कि उद्योग धंधे जो ज़्यादातर होंगे उन पर सरकार का कंट्रोल था, भाई सरकार उन उद्योग धंधों चलाएगी, प्राइवेट आदमी नहीं आएंगे, दूसरी मार्केट से हम नहीं जोड़ेंगे, उद्योग धंधा कोई करेगा, हमने ब्यूरोक्रेसी लगा रखी थी, कई तरह की रेड टेपिज्म थी, उनका धंधा शुरू नहीं हो पाता था। तो इस वजह से जो सरकारी उद्योग धंधे, अब सरकार की कर्मचारी तो सरकारी तरह ही काम करेगा, वो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करता, काम चोरी करते थे, हड़ताल होती रहती थी, तो उद्योग धंधे थे वो सारे घाटे में चले गए, बहुत घाटे में चले गए। और जब घाटे में चले गए तो हमने मदद मांगी आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से, हमें इकोनॉमिक मदद दो। तो उन्होंने कहा हम आपको मदद दे दें, लेकिन आपने जो सिस्टम चला रखा है उस सिस्टम में आप फिर घाटे में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उद्योग धंधे, सरकार थोड़ी धंधे चला सकती है, ओपन कंपटीशन लेके आओ तभी उत्पादन बढ़ेगा, तभी इकोनॉमी सुधरेगी। तो उसने एक कंडीशन लगाई हमारे पास एलपीजी की, कि आप अपनी मार्केट को लिबरल करोगे, उद्योग धंधे आने दोगे, प्राइवेटाइजेशन करोगे, सरकारी उद्योग धंधों को प्राइवेट हाथों में बेच दोगे, ग्लोबलाइजेशन करोगे, यानी कि अपनी मार्केट को खोल दोगे दूसरा सामान आने के लिए, तब हम आपको मदद करेंगे, नहीं तो हम आपको मदद नहीं करेंगे। और उस टाइम पर सरकार ने ये कंडीशन मान ली।
उस टाइम पर वीपी सिंह की सरकार थी और उस टाइम पर इसको गवर्नर बनाया गया जो है फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह खुद इसी विचार का था कि ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। तो सरकार का नज़रिया बदल गया और सरकार को ये लगा भाई यही ठीक है, हमने जो नीति अब तक अपना रहे थे उससे देश तरक्की नहीं कर सकता। तो हमने कुछ मजबूरी में और कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि हमने ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को फॉलो, ठीक है। तो ये है और इस बारे में कल डिस्कस करें। अब बार बंद करते इसको।